नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। जी हां, जिसमें पहली खबर आपको बताएंगे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई, इसमें प्यार, धोखा और मर्डर, आखिर इसमें क्या अपडेट्स हैं ये आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि फिर से सावरकर पर राहुल गांधी ने सवाल किए हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी और अहम खबर है वो ये है कि सोरेन को ईडी का बुलावा आया है, यानी कि एक बार फिर से ईडी ने सोरेन से पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है सीएम सोरेन को। और इसके अलावा जो चौथी बड़ी खबर है वो ये है कि चाचा शिवपाल का आशीर्वाद अब बहू डिंपल यादव को मिल रहा है, यानी कि अब जो मैनपुरी में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें चाचा शिवपाल अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें, इनकी शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को लेकर। आपको बताएं कि अब बड़े बड़े खुलासे होने लगे हैं। कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनसे वहशीपन झलक रहा है। दिल्ली पुलिस को अपनी इस जांच में ये पता चला है कि आफ्ताब श्रद्धा को मारने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद भी एक मौज भरी जिंदगी जी रहा था। वो सिम बदल बदल कर नए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाया करता था और नई नई लड़कियों से दोस्ती करता था। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच में ये पता चला है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर पर भी आ चुकी हैं और वो खुद लड़कियों से दोस्ती होने की बात कबूल चुका है। हालांकि बम्बल और टिंडर ऐप को लेकर पुलिस ने ऑथेंटिक जानकारी मांगी है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी वो काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी रहा था और कई लड़कियों से मिलता जुलता रहता था। आफ्ताब ने इस वारदात को आपको बताएं कि 6 महीने पहले अंजाम दिया था। तो पुलिस हालांकि इसके हर एंगल की जांच कर रही है, लेकिन आपको बताएं कि लगातार हर दिन नए नए खुलासे इस पूरे दिल्ली में हुए खूनी खेल में साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। क्योंकि आफ्ताब ने हालांकि खुद इस बात को कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने उसे मारा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो आफ्ताब नहीं दे रहा, जिसको लेकर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको बताएं कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को लेकर अब हालांकि बड़े बड़े खुलासे होने लगे हैं और ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि वैश्यपन साफ तौर पर आफ्ताब के अंदर था। क्योंकि जिस तरीके से अपनी प्रेमिका को इतनी बेरहमी से मारने के बाद किस तरीके से कई लड़कियों से मुलाकात आफ्ताब लगातार कर रहा था, ये दरअसल खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में ये पता चला है कि आफ्ताब श्रद्धा को मारने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद भी एक मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रहा था। वो सिम कार्ड को बदलकर नए नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाता था और नई नई लड़कियों से दोस्ती किया करता था। लड़कियां उसके घर उससे मिलने भी आती थी। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर पर आ चुकी हैं और वो खुद लड़कियों से दोस्ती होने की बात भी कबूल कर चुका है। हालांकि आपको बताएं कि बम्बल और टिंडर ऐप को लेकर पुलिस ने ऑथेंटिक जानकारी मांगी है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी वो काफ़ी नॉर्मल लाइफ जी रहा था और कई लड़कियों से मिलना जुलना लगातार आफ्ताब का जारी था। आफ्ताब ने इस वारदात को आपको बताएं कि 6 महीने पहले अंजाम दिया था और जिस तरीके से, जिस बर्बरता के साथ अपनी प्रेमिका के शरीर के टुकड़े 35 टुकड़े किए, उसे उन टुकड़ों को संभाल कर रखने के लिए ताकि बाहर तक इसकी बू ना आए, 300 लीटर का फ्रिज वो खरीद कर लाया, वैक्यूम क्लीनर वो लेके आया। तो तमाम हथकंडे हालांकि आफ्ताब पूनावाला ने इसमें किए, लेकिन साफ तौर पर अब जिस तरीके से जो पूरी कड़ियां हैं वो साफ हो चुकी है और ये भी अब बहुत जल्द पता लगाया जाएगा कि आखिर जो बचे हुए सवाल हैं उनके जवाब किस तरीके से आफ्ताब से लेने हैं। क्योंकि लगातार आफ्ताब सवालों से बच रहा है। किस तरीके से जांच को घुमाया जाए, समय लगाया जाए, वो पूरी कोशिश आरोपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर आपको बताएं कि पुलिस पूरी पूछताछ तफ्तीश के साथ इस पूरे मामले में कर रही है। सामने आया था कि शव के टुकड़ों की, हालांकि शव के टुकड़ों में जो चेहरा था श्रद्धा का, उसे जलाने की कोशिश आफ्ताब ने की थी ताकि उसका चेहरा अगर कहीं गलती से भी पहचान में दिखता है तो कोई पहचान ना सके। और ये भी साफ तौर पर सामने आया था कि किस तरीके से पागलपन आफ्ताब में था। कभी उसी चेहरे का वो मेकअप किया करता था, उस श्रद्धा के
सिर कटे सिर से वो बातचीत किया करता था। लेकिन अब तक पुलिस को इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर उसने श्रद्धा का सिर कहां फेंका। और आरी, जिस आरी से आफ्ताब ने 35 टुकड़े अपनी प्रेमिका के किए, आखिर वो आरी उसने कहां पर छुपा कर रखी है। तो तमाम ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिन्हें अभी भी खंगालना बाकी है। हालांकि लगातार पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से आफ्ताब से हर एक हकीकत को उगलवा लिया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, इस तरीके से लगातार हालांकि पुलिस कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है, क्या सबूत मिल पा रहे हैं और फिलहाल अब तक की क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल लता, बताना चाहूंगा जो आफ्ताब वाला मामला, श्रद्धा मर्डर केस में जो आरोपी आफ्ताब है उसकी आज साकेत कोर्ट में पेशी होनी है। और हालांकि फिलहाल पहले 2 बजे कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करने की योजना बनाएगी, जिसके अब 4 बजे यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ ही समय में कभी भी जो आरोपी आफ्ताब है उसकी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी चीज यही कि जो पुलिस है वो इसको, क्योंकि आज जैसा कि इसकी कस्टडी खत्म हो रही थी, तो पुलिस अब इसको आगे भी पुलिस कस्टडी की मांग करेगी, ताकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को लगातार आरोपी आफ्ताब गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें और सबूत जुटाए जा सके। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि कोर्ट में पेशी होने के बाद अब कोर्ट का क्या अगला आदेश आता है, कोर्ट किस हिसाब से इसमें पूरे मामले में फैसला करता है, उसके बाद ये पुलिस जांच आगे बढ़ सके। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो अभी जिनके जवाब मिलना अभी बहुत ज़रूरी है और ऐसे में कस्टडी जाहिर तौर पर बढ़ाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि तमाम एंगल इस पूरे मसले को लेकर सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कई ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन आफ्ताब लगातार उसमें देरी कर रहा है ताकि पुलिस पूरे तह तक ना जा पाए। ऐसे में पुलिस इस पर क्या कुछ कह रही है, क्या कई और लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस का इस पर किस तरीके का बयान है? बिल्कुल लता, बताना चाहूंगा पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी खुल के कहने से बच रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी आफ्ताब लगातार दिल्ली पुलिस को गुमराह करता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें तमाम एंगल को लेकर के जांच कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के हो या फिर जिस डेटिंग वेबसाइट से श्रद्धा की और आरोपी आफ्ताब की मुलाकात हुई हो उससे भी लगातार पूछताछ करने की बात हो, या फिर आरोपी आफ्ताब के अन्य दोस्तों की बात हो, या फिर इसमें जिस तरीके से नया मामला ये भी आया था कि आरोपी आफ्ताब के श्रद्धा के अलावा और भी कई लड़कियों से उसने डेटिंग एप्स, जो डेटिंग वेबसाइट है उससे जो संबंध, जो रिलेशन डेवलप किए, तो वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस इन तमाम एंगल पर इस मामले में जांच कर रही है। और अभी कुछ भी कह पाना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर पल नई चीजें सामने आ रही है, हर सेकंड में नई बातें खुल करके सामने आ रही है, तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है और शायद कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा कि क्या पूरा का पूरा एंगल हर सेकंड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, कड़ी दर कड़ियां जो हैं वो सामने आ रही है। ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग साफ तौर पर कोर्ट में होने वाली है, आफ्ताब उसमें किन किन सवालों का जवाब किस तरीके से देता है और क्या कुछ गुनाह है जो कबूल करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस को लेकर जो गुत्थी है वो पुलिस सुलझाने में किस तरीके से लगी हुई है, लेकिन लगातार जो आफ्ताब है इस पूरे मामले को किस तरीके से गुमराह कर रहा है ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बाद भी आफ्ताब जो है तमाम जो ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस खोज रही है उन्हें उनके जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन लगातार किस तरीके से जांच को और ज्यादा उलझाया जाए, उलझाने की कोशिश पूरी आफ्ताब की तरफ से की जा रही है। लेकिन पुलिस साफ तौर पर नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि जो तमाम शक पुलिस कर रही है उनमें कितनी सच्चाई है और जो सच्चाई है वो आखिर क्यों आफ्ताब की तरफ से छुपाई जा रही थी। आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई। राहुल ने कहा कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया।
राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी दिखाते हुए उसकी आखिरी लाइन भी पढ़ी। राहुल ने कहा, सावरकर ने लिखा था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, मैं बेहद क्लियर हूं। इस दौरान राहुल ने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है कि इस यात्रा से देश को नुकसान है तो उसे यात्रा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। जी ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था, आर्मी में कितने साल के लिए जाते थे लोग? 15। क्या होता था, 15 साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते थे। उनकी ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, देश के युवाओं को कहा, भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी में काम करो, अग्निवीर हो जाओ और उसके बाद हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाओ। अब देखिए, युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है, और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल आर्मी में जाओ और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो, और फिर कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10, 15, 20 साल की है, और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10, 15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल का अग्निवीर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग 10, 15, 20 साल की है, और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10, 15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। जी ने बंद कर दिए। बताएं कि राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर है और ऐसे में एक के बाद एक कई हमले बीजेपी पर कर रहे हैं, इस साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि शायद राहुल गांधी इनसिक्योर साफ तौर पर कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई पड़ रहे, क्योंकि कहीं सावरकर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं अग्निवीर का नाम राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बार फिर से राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठाए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता से मांग की है जांच की जाए। पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करना चाहूंगी आपका एफएम न्यूज पर। जी थैंक जी, यू। खेमचंद जी, जिस तरीके से राहुल गांधी हालांकि भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, कह रहे हैं कि देशभक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, सावरकर को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे सर इस पर? देखिए, ये वही बोलते हैं जो इनको बताया जाता है। ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, इनको भारत के बारे में पता नहीं, भारत के गांव के बारे में पता नहीं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में पता नहीं, स्वतंत्रता जो युद्ध हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में पता नहीं। जो इनको बताया जाता है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के हिसाब से, वो अनाप शनाप बातें करते हैं। इन्हीं के परिवार के लोगों ने वीर सावरकर के बारे में क्या लिखा है, रिटन में लिखा है, एक बार वो पढ़ लें, पहले अपनी दादी का बयान पढ़ लें तो इनको पता चल जाएगा वीर सावरकर क्या है। वीर सावरकर का योगदान अतुलनीय योगदान था और उस योगदान को राहुल जी जैसे नेताओं के कहने पे कम नहीं किया जा सकता और ना ही कम होगा। लोगों के दिल में वीर सावरकर राज करते हैं। उन्होंने एक अलग जलाई थी, अंग्रेजों की नींव में उसको हिला दिया था और किस तरीके से उन्होंने प्रताड़ना झेली हम सभी जानते हैं। छोटी सी कोठरी में जहाँ पे काला पानी में आप देखेंगे जीना दुर्लभ हो जाता है और बिना कपड़ों के वो रहे। दूसरी तरफ राहुल जी जानते हैं कि राहुल के बहुत सारे जो प्रियजन थे, किस तरीके का एक फिक्सिंग करके मैच होता था उनका, सारी सुविधाएं उनको जेल में मिलती थी, जब चाहते थे तो बाहर आ जाते थे, फिर दोबारा अंदर चले गए। लेकिन वीर सावरकर जी ने काला पानी में सजा भुगती और काला पानी भेजने का अपने आप में मतलब था कि कोई इतना बड़ा खतरा अंग्रेजों को था कि वीर सावरकर अगर मेनलैंड पे रहेंगे भारत की तो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वो ये बयान दे रहे हैं कि 8 साल से देश में डर का माहौल है। तो किस तरीके का डर? क्या राहुल गांधी बीजेपी से डर रहे हैं या इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी क्या टिप्पणी करेगी इस पे? देखिए, राहुल जी ने नाम तो दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो भारत तोड़ो यात्रा पे निकले हैं। कभी वो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, कभी वो ऐसे एक पादरी के पास जाते हैं जो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु सबसे बड़ा है, वही भगवान है, बाकी सब बेकार हैं और उनको नहीं मानना चाहिए। वो भारत माता के बारे में भी अपशब्द बोलता है कि भारत माता से बीमारी लग जाती है इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ। कभी वो छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना के अपनी यात्रा में शामिल करते हैं। तो ये सब चीजें दिखाती है कि भारत जोड़ने का काम नहीं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भारत को तोड़ने का काम कर रही है, और अगर मेरी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अगर मैं भारत को तोड़ने का काम कर रहा हूं तो आप मेरी इस यात्रा को रोकिए। वो ये चुनौती बीजेपी को दे रहे हैं। नहीं, वो तो एक्सपोज हो रहा है, जो आदमी एक्सपोज हो रहा है, हमें उसकी यात्रा रोकने की जरूरत क्या है? तो वो दिख रहा है ना, आप किस पादरी के पास जाके शिक्षा ले रहे हो, वो बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आपने विरोध नहीं किया। अगर आपको लगता था कि वो गलत बोल रहे हैं तो विरोध करते, नहीं किया, चुपचाप सुनते रहे, प्रीचिंग सुनते रहे। छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहना के आप फोटोशॉप कराते हो। ईरान में बुर्के और हिजाब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आप यहाँ बच्चियों को बुर्का पहनाते हो। चलिए खेमचंद जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक्चुअली कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ गए। सर विजय जी, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। जी विजय जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 8 सालों से देश में जो है वो खतरे का माहौल है, सावरकर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, क्या टिप्पणी करेंगे सर? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि सावरकर तो इतिहास हैं और इतिहास में उनके बारे में सब कुछ दर्ज है, जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि वो अंग्रेजों से पेंशन पाते थे और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी भी मांगी थी।
तो उन परिस्थितियों में इसके बारे में तो जवाब दे भाजपा। भाजपा बताए कि वो कितने देशभक्त थे, क्या थे। हमें उस चीज से कोई सारोकार है ही नहीं। भैया तो भाजपा इतिहास को बदल दे या ये साबित करे कि भी उन्होंने ये जो कदम है वो किन परिस्थितियों में उठाए थे। चलिए विजय जी, हमारे साथ एक्चुअली बीजेपी प्रवक्ता भी खेमचंद जी जुड़े हुए, उन्हीं से जवाब लेते हैं। सर, क्या जवाब देंगे खेमचंद जी जिस तरीके से विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि पहले बीजेपी बताए कि क्या इतिहास था? बीजेपी जो बताती है वो इतिहास सबके सामने है, लाखों करोड़ों लोगों के सामने है। वो है वीर सावरकर जी ने उस समय अलग जगाई थी और जिसकी वजह से अंग्रेज घबरा गए थे। अंग्रेजों को लगा था कि वीर सावरकर की प्रसिद्धि, उनके जो विचार, उनका जो लेखन जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, उससे जल्दी ही भारत को अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ेगा। इसीलिए उनको काला पानी बेचना पड़ा। सख्त से सख्त सजा वीर सावरकर जी को दी। वीर सावरकर जी का योगदान गांधी जी के योगदान की तरह ही था। तो कुछ लोग जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं, एक परिवार से रिलेटेड लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं, बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको कमतर आंकने का काम करते हैं, ऐसे लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा जी, क्या कहिएगा आप एक्सपोज हो रहे हैं, क्या कहिएगा? राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे इनकी बात सुनकर हंसी आ रही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास ऐसा कहता है। तो बीजेपी का इतिहास अगर ये कहने लगे कि महात्मा गांधी डाकू थे, चोर थे, तो उस इतिहास को माना जाएगा, या जो देश की क्लासों में, कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसको माना जाएगा, जो इतिहासकारों ने लिखा है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा अपने फायदे के लिए देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हमारा ये मानना है राहुल गांधी जी इस देश के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बेहतर सोचते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे जो दुश्मन सक्रिय हैं, उनके चलते ये मान रहे हैं कि देश आज खतरे में है। क्योंकि अगर हम देश के अंदर के हालात देखें तो भाईचारा खतरे में है, भाई भाई का दुश्मन है, हिंदू मुस्लिम देश में हो रहा है। तो क्या सर इसका कारण बीजेपी को मान रहे हैं क्या आप, कौशिक जी? बिल्कुल बीजेपी कारण है। अगर बीजेपी देखिए, अगर चाइना हमारे देश में घुसा आ रहा है, हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, और मोदी जी जो उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मोदी जी कितने घनिष्ठ मित्र हों जिनपिंग के, तो उन परिस्थितियों में बगल में छुरी मुंह में राम राम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो इनकी लाल लाल आंखें चीन के मुद्दे पर कहाँ चली जाती हैं? जबकि हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है चाइना के साथ, सारा फायदा चाइना उठा रहा है हर क्षेत्र में। तो उन परिस्थितियों में आप मुझे बताइए, व्यापार घाटा कब से बढ़ा हुआ है? आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के समय से बढ़ा हुआ है। नहीं, और कांग्रेस के समय से बढ़ा हुआ है, डिप्लोमेसी को मिक्स कर रहे हो। क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को छोड़ दिया जाए, आइसोलेट हो जाए? क्या बातें करते हो आप? चाइना को मुंह को जवाब दिया गया, गलवान में उनको ईद का जवाब पत्थर से दिया गया, चाइना को हिला दिया। पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से चाइनीज सेना के दांत भारत सरकार ने, भारत की सेना ने इकट्ठे किए। ये मोदी सरकार है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है जो 40,000 किलोमीटर से ज्यादा जमीन चाइना को गिफ्ट कर दे। हम एक इंच जमीन चाइना को लेने नहीं दे रहे हैं। चाइना को झुकना पड़ा, मानना पड़ा। उसकी जो बंदर गुर्कियां थी वो सब की सब दरी की दरी रह गई। इनसे कहिए कि अपनी बात का कोई सबूत देश के सामने रखें। अरे इंटरनेशनल मीडिया ने बोला है, आप तो चाइना के साथ खड़े हो, आप तो चाइना की तरह सबूत मांग रहे हो। फिलहाल इसे बहस का मुद्दा नहीं बनाना। दरअसल ये खबर थी जिस तरीके से राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी पढ़कर सुनाई, इसी को लेकर आपसे बातचीत हो रही थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया खेमचंद जी आपका इस पर जुड़ने के लिए। विजय कौशिक जी आपका भी, तो लगातार आपको पता है जिस तरीके से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पर, इस दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बयान दिया और मोदी सरकार को लेकर बयान दिया, और ये कहा है साफ तौर पर कि 8 साल से जो देश है वो खतरे में है और सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। तमाम बयानबाजी हालांकि राहुल गांधी कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी भी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अवैध खनन सहित कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के लिए ईडी ने समन किया है। सीएम हेमंत सोरेन आज यानी कि गुरुवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में हुए, लेकिन हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित करने के बाद अब ईडी कार्यालय पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन के साथ में उनके भाई विधायक बसंत सोरेन और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू भी साथ में मौजूद थे। हालांकि भाई बसंत सोरेन और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को गेट से भीतर नहीं घुसने दिया।
में जो राज्य में इलीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है, उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है, जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। अगर मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित की गई हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी। सपा किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि नेताजी और घर के बड़ों के अलावा मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही अपनी डिम्पल शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव की एक तस्वीर ट्वीट की है। और इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।